नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक का एग्जिट पोल। अब से थोड़ी ही देर में हम आपको इंडिया टुडे सिसेरो के फाइनल आंकड़े दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि 3 बजे तक की जो वोटिंग हुई उसके हिसाब से फिलहाल वोट शेयर और सीट शेयर का अनुमान क्या है। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर। अब की बार जो वोट शेयर और सीट शेयर के प्रोजेक्शंस इंडिया टुडे सिसेरो कर रहा है उस पर एक नज़र डालते हैं और उनके मुताबिक बहुत हद तक ये साफ है कि आम आदमी पार्टी की अगली सरकार बनने वाली है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को 41.5% वोट का अनुमान है, जो कि पिछली दफा से करीब 11.5% ज्यादा है। जबकि किरण बेदी और बीजेपी को 37% वोट का अनुमान है। इसमें अकाली और बीजेपी दोनों के वोट हैं, जो कि पिछली दफा से 3% ज्यादा है। जबकि कांग्रेस, जिसको पिछली दफा 24.5% वोट मिले थे, अब घटकर केवल 15 पे आ गई है। लोकसभा चुनाव में 16.5% वोट, तो उससे भी खराब स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है। केवल 15% वोट मिलने का कांग्रेस को अनुमान है। तो ये रहा वोट शेयर। ये सीट शेयर में किस तरीके से तब्दील होता है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में और देश में लोगों में एक ही सवाल में सबसे ज्यादा रुचि है कि दिल्ली में सरकार आखिरकार किसकी बनने वाली है। तो आइए उस पर एक नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया टुडे सिसेरो के मुताबिक 35 से 43 सीटें पाएगी, जबकि बीजेपी 23 से 29 सीटें पाएगी और कांग्रेस पार्टी 3 से 5। पिछली दफा कांग्रेस की 8 सीटें थी, बीजेपी की 31 सीटें थी और आम आदमी पार्टी की 28। यानी कि इंडिया टुडे सिसेरो कह रहा है कि दिल्ली में अब की बार केजरीवाल सरकार। लेकिन कई सारी चीजें बदली हैं, उन पर हमारी चर्चा होने वाली है। संजय कुमार जी, आपसे शुरू करेंगे। दिखता यह है कि जो ओपिनियन पोल के आंकड़े थे लगभग वही बरकरार हो रहे हैं एग्जिट पोल में भी। हालांकि बीजेपी ने कुछ फाइट बैक किया है, उनका वोट शेयर कुछ बढ़ा है। किरण बेदी कह रही हैं कि 3 बजे के बाद चीजें बदलेंगी। खबर आ रही है कि रिक्शा में भर के बीजेपी अपने वोटर्स को मोबिलाइज कर रहा है। बूढ़ी औरतों को, बूढ़े लोगों को, सबको कहा जा रहा है कि आपको जाके वोट देना है। क्या आपको लगता है कि बाद के जो आंकड़े आएंगे उसमें स्थिति कुछ बदलेगी? मेरा अपना अनुमान है कि बाद में जो आंकड़े आएंगे, जो पुराने एग्जिट पोल के आंकड़ों में जोड़े जाएंगे 3 से 6 के बीच में, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह से आएगा। मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा जब ये 6 बजे तक के आंकड़े दर्शकों के लिए आप प्रस्तुत करेंगे। विजय गोयल, दिल्ली बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, इस वक्त हमारे साथ है। किरण बेदी को पार्टी विजय जी लेके आई। बड़ी उम्मीदें थी कि किरण बेदी आपकी नैया पार लगाएंगी, लेकिन लग रहा है कि इन एग्जिट पोल के आंकड़ों से ये जो आपकी कोशिश थी वो पूरी फेल हो गई। नहीं, अगर मैं आपके सर्वेक्षणों को देखूं और एग्जिट पोल को देखूं तो आप ऐसी कुछ भी बात कह सकते हैं, किंतु मैं समझता हूं कि पूरे परिणाम आने के बाद जब हम उनका एनालिसिस करेंगे उसके बाद ही ये बात समझ आएगी कि कौन सी चीज़ हमारे फायदे में गई, कौन सी चीज़ नुकसान में नहीं गई। और दूसरी बात, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किरण बेदी के आने से क्या वोट कम शेयर हुआ या वोट शेयर बढ़ा। किसी भी चीज को किसी से प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपका सर्वेक्षण ये दिखा रहा होता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो जाहिर तौर पर आप 2 मिनट लगाते ये बात कहने में कि किरण बेदी के आने से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि जिस दिन किरण बेदी को पार्टी लेकर आई थी उसके बाद एकदम से आया था कि भाई सीएम की पहली पसंद अब अरविंद केजरीवाल नहीं किरण बेदी हैं। तो ये उतार चढ़ाव होते हैं। तो मैं समझता हूं हमें पूरे परिणाम आने तक पोल में जो कि आज तक पर दिखाया गया हो, इंडिया टुडे सिसेरो द्वारा किया गया हो, संजय कुमार मेरे साथ हैं, कभी भी ये नहीं दिखाया गया कि किरण बेदी केजरीवाल के आगे निकल गई। आपने न जाने कौन से ओपिनियन पोल देखे विजय गोयल जी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं प्रोफेसर आनंद कुमार के पास, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। प्रोफेसर कुमार, क्या आम आदमी पार्टी में लड्डू बंटने शुरू हुए? लग रहा है कि पिछली दफा कुछ कसर रह गई थी तो दिल्ली के वोटरों को लगा कि अब की बार केजरीवाल को 5 साल देने ही चाहिए। एक मौका देने की जो सोच थी वो लगता है बहुत वोटरों में थी इस बार। नहीं, इस समय जो परिस्थितियां उसमें भी लड्डू नहीं बांटेंगे हम लोग। इसमें विजय गोयल जी की तरह से ही सतर्क और सावधान रहेंगे। जो असली नतीजा है वो तो 10 तारीख की शाम को पता चलेगा। लेकिन आपका जो अनुमान है वही जमीन पर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन फिर भी अभी तो हमारे लिए कोई लड्डू बांटने की बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी की कामनाएं मजबूती से अपनी अपनी जगह खड़ी रहें और जैसा होता है, लेट द बेस्ट वन विन, लेट द बेस्ट पार्टी गेट द मेजॉरिटी। जो तमाम लड्डू, अगर ये नतीजे ऐसे ही निकलते हैं 10 तारीख को आम आदमी पार्टी बांटेगी, एक डब्बा आप जरूर महाबल मिश्रा और उनकी पार्टी के नेताओं को जरूर भेजेगा, क्योंकि मिश्रा साहब आप ही की बदौलत
आप जीत रही है। कांग्रेस का अगर इतना बुरा हाल नहीं हुआ था तो आम आदमी पार्टी के इतने वोट नहीं आए होते। तो एक लड्डू का डब्बा आपको भी मिलना चाहिए सर। महाबल मिश्र जी, लड्डू का डब्बा हमें नहीं, राहुल कमल जी जी लड्डू का डब्बा मुझे नहीं, वो दिल्ली वाले को मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं जो आपके सर्वे आया है वो 3 बजे का सर्वे है और मुझे नहीं लगता जितनी आप दिखा रहे हैं वो अनुमानित वो उतना रहेगा। कांग्रेस का 24-25% से कम वोट नहीं हुआ से, मेरा अपना कहना है। और आज भी मैं कहता हूं जो बीजेपी के बारे में जो था, जब मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जाएगा तो ये हर्ष मोदी जी का है, बीजेपी का है, ये हर्ष कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस पहले हार चुकी थी। सुपड़ा साफ आपका हो रहा है। 25 से गिर के 15 पे आप आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मोदी जी का बुरा हाल हो रहा है। चलिए 1 सेकंड रुकिए महाबल जी, क्योंकि चर्चा मैं जारी रखूंगा। अभी ब्रेकिंग न्यूज हमें मिली है कि हमारे फाइनल आंकड़े आ चुके हैं। 6 बजे तक के जो आंकड़े हैं इंडिया टुडे सिसेरो के, वो अब हमारे सामने हैं। तमाम नेता बार बार एसएमएस कर रहे हैं, लोगों के भी एसएमएस ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए लोग पूछ रहे हैं कि आखिरी में जो आपका डेटा है वो है क्या, वो बताएं। तो आइए वो हम आपके सामने रखते हैं। हम वोट शेयर से शुरू करेंगे, जहां पर अब इंडिया टुडे सिसेरो 6 बजे के आंकड़ों के हिसाब से कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 42% कुल मत मिलेंगे, जो कि हमारे ओपिनियन पोल से केवल 1% कम है। लेकिन पिछली दफा इनको केवल 29.5% वोट मिले थे, यानी पिछली दफा के वोट शेयर से संजय जी आप मानेंगे कि बहुत बड़ा जंप आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए परेशानी की बात यह होगी कि पिछली दफा इनके करीब 35.5% वोट आए थे, तब से तो 2% इनका वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन ये सीट्स में नहीं तब्दील हुआ है। सीटें फिर भी आम आदमी पार्टी की ज्यादा है। कांग्रेस 15% वोट पाएगी, ये इंडिया टुडे सिसेरो का अनुमान है। अब अगर हम सीटों पर नजर डालते हैं तो फिर अब इंडिया टुडे सिसेरो ये कह रहा है कि कम से कम आम आदमी पार्टी की 38 सीटें आएंगी, यानी 35 के जादुई आंकड़े से कम 3 सीटें ज्यादा अरविंद केजरीवाल को मिलेंगी। यानी इंडिया टुडे सिसेरो ये कह रहा है कि अगली सरकार जो दिल्ली में बनने वाली है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार रहने वाली है। जबकि बीजेपी को 19 से 27 सीट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस पार्टी को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कि संजय जी अब इंडिया टुडे सिसेरो ये कह रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछली दफा 35 की बात हुई थी, अब पोलस्टार कह रहा है कि नहीं, 35 का जादुई आंकड़ा तो पार हो रहा है। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा, 10 मिनट पहले हमारी चर्चा हो रही थी, हमने कहा बहुत बड़ा फेरबदल होने के अनुमान नहीं है और जो पूरे अब आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें बहुत बड़ा फेरबदल दिखाई नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी को 1% वोट और ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट के फासला बढ़ गया है। इसके कारण आम आदमी पार्टी 2-4 सीटें और ज्यादा जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। एक जो बड़ा सवाल होगा बीजेपी की नजर से वो ये कि हमारा वोट शेयर तो 2% बढ़ गया, फिर भी आम आदमी पार्टी हमसे ज्यादा सीटें ले गई। तो आखिरकार क्या हुआ कि बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस तो इंप्रूव किया, लेकिन फिर भी सीटों में उनको नुकसान हो गया। बीजेपी भी 2% अपना वोट का इजाफा कर रही है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी की तुलना करें पिछले उनके चुनाव के परफॉर्मेंस से, और आम आदमी पार्टी को 12-12.5% वोटों का इजाफा हो रहा है। और दोनों पार्टियों का अगर अंतर देखें, पिछली दफा 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट आम आदमी पार्टी के वोट से ज़्यादा थे और उनको ज़्यादा सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी के वोट आम आदमी पार्टी के वोट से कम ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा फासला अब वो करीब 6% का फासला दिखाई पड़ता है। इसलिए क्लियर मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जीत नहीं, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ये एक लैंडस्लाइड जीत है। आखिरकार एक ऐसा आदमी जो कुछ ही महीने पहले घर घर जाके माफी मांग रहा था, उस माफी को इतनी बड़ी जीत में तब्दील करने में कामयाब कैसे? कि ये मुझे लगता है कि जनता ने जिस तरह से महंगाई एक मुद्दा रहा, जिस तरह से डिरेल होती गई चीज़ें, बीजेपी अपने हाथ से खुद ही, जिसको कहते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती रही। कुछ लोग, कभी साक्षी महाराज कुछ बोलेंगे, कोई महंत वैद्य वो कुछ बोलेंगे, कुछ साध्वी जी बोलेंगी, इस तरह के कुछ सांप्रदाय, बल्कि कुछ फार्मूले। वैसे इसलिए कह रहे हैं कि अभी ये नतीजे नहीं हैं। एक कोशिश हुई है, जैसे आज शाम को, जैसे मुझे कुछ मालूम हुआ कि हम लोग मानते थे कि जहाँ पर सांप्रदायिक दिल्ली में ही त्रिलोकपुरी में जहाँ हुआ, यदि बीजेपी वहाँ सफलता पाती है तो ये संकेत होगा कि नहीं, उनके कुछ फार्मूले सफल हुए हैं। तो ये एक अपने आप में जो कोशिश की गई है, ये उससे आम आदमी पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी ने खुद ही दिया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके। और
किरण बेदी जी को लाना भी बहुत महंगा साबित हुआ, मेरा ये मानना। नहीं, आप आनंद कुमार जी इस जीत का श्रेय किसको देंगे? क्या ये जीत अगर होती है, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी की मुहिम थी, क्या ये उसकी जीत हुई है, या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 महीने में जो किया है ये उसकी हार है? नहीं राहुल जी, आपने जैसा कहा ये तीनों बातें इसमें हैं। एक तो जो आम लोग हैं उनको लगता है कि चुनाव से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा ये साफ करो, और आम आदमी पार्टी लगातार बताती रही कि देखिए 49 दिन में जो हम नहीं कर पाए उसको हम करना चाहेंगे 5 साल में, और उसका कुछ अर्थ निकल रहा था। दूसरा, मोदी जी का अच्छे दिन का वादा बहुत आकर्षक और उत्तेजक था। उसने 7 की 7 लोकसभा सीट पर उनको जबरदस्त शानदार विजय दी थी, लेकिन 8 महीने में दिल्ली की किस्मत में ज़्यादा फर्क नहीं आया। और तीसरा, जो हमने चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद अपनी गलतियां सुधारी, अपना संगठन फैलाया और लोगों के साथ सीधे जुड़े, उनके सम्मान में हमने अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए अपने को एक नए अंदाज में पेश किया। हमने मोदी जी की ज़्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन मोदी जी हमारी जितनी चर्चा करते गए उससे फिर अब कुछ छींटा तो मोदी जी के ऊपर पड़ेगा ही। विजय गोयल जी, क्या आप ये मानेंगे, क्योंकि आप तो नहीं मानेंगे लेकिन आपके विरोधी ये जरूर कहेंगे कि ये कुछ हद तक मोदी जी की भी हार है? बिहार में जीत हुई, हरियाणा में जीत हुई, झारखंड में जीत हुई, हर बार जीत का श्रेय मोदी जी को दिया गया, तो यानी अगर हार होती है तो उसका ठीकरा भी मोदी जी के सर में फटना चाहिए? नहीं, जिनको ठीकरा फोड़ना है वो ठीकरा फोड़ेंगे जी, किंतु आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो चुनाव था ये दिल्ली का चुनाव था। जिस दिन मोदी जी के ऊपर रेफरेंडम करना है उस दिन आप 5 साल के बाद, 5 साल के लिए उनकी सरकार को चुना गया था, 5 साल के बाद जब नंबर आएगा तब आप पर नाम तो, पर जो सिर्फ वोट मांगे आपने वो तो मोदी जी के नाम पे मांगे। देखो, हम जब भी मोदी जी की बात करते हैं कि चलो चलो मोदी के साथ, उसका मतलब होता है मोदी जी का जो विकास है, उनका जो विजन है, उनका जो दृष्टिकोण है, जिस तरह से वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके साथ चलो। फिर भी मैं ये कहता हूं अपोजिशन को पूरा इस बात का हक है कि वो किसी भी चीज को कैसे भी प्रस्तुत कर सकती है। हमने तो ये भी कहा था कि भाई किरण बेदी जी का भी एक्सपीरियंस है, हमने तो ये भी कहा था कि दिल्ली के अंदर हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे जी। तो इसीलिए आप एक बात समझिए कि जो आपका सर्वेक्षण आ रहा है, अगर वो सर्वेक्षण सही भी निकलता है तो आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी ने जो लोक लुभावने जितने वायदे किए और हर चीज को फ्री देने की बात की, हो सकता है जनता ने उसको पसंद किया हो, इसलिए आपके ये सर्वेक्षण में आ रहा हो। बाकी तो जब फाइनल नतीजे आएंगे उसके बाद ही बहस उचित रहेगी। अभी बहस पूरी कर लेना, और अभी क्योंकि आप ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो उन्होंने छींका भी होगा तो आप कहेंगे कि हाँ उन्होंने छींका, इसका बहुत बड़ा फायदा उनको मिला है जी। और हमने कोई अच्छा भी काम किया होगा तो आप कहेंगे इन्होंने ये अच्छा काम किया, उसका भी इनको गलती हो रही है। तो ये तो किन्हीं भी एनालिस्ट को, विश्लेषण करने वालों के लिए बहुत आसान होता है कि जब कोई जीत रहा हो तो उसके अलग अलग दृष्टिकोण दिखा दो। कुछ ही महीने पहले ये सारा बीजेपी के साथ भी हो रहा था। तो हम जिस अतिशोक्ति की आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में भी कहा गया था। धारणा बनी कि दिल्ली का वोटर केयर नहीं करता, वो जाके वोट नहीं डालता। लेकिन 2013 में हमने देखा कि बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई, और इस बार तो 2013 का जो कीर्तिमान है वो भी टूट गया। तो लगा कि दिल्ली के वोटरों में जोश है वोट देने के लिए। बिल्कुल ही, अगर आप टर्नआउट के फिगर्स देखें, मुझे लगता है 70% से भी ऊपर जा रहा है। तो ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि दिल्ली के मतदाताओं में जोश था। और जोश का एक खास, मुझे लगता है एक वजह ये भी थी कि एक नई पार्टी जिसका प्रयोग उन्होंने किया 1 साल पहले, जो प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा, तो एक नई पार्टी के लिए जोश था। और राहुल, हमें ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। पिछले 5 साल में जितने विधानसभा दिल्ली के चुनाव हुए दिल्ली में, और जो 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, सभी चुनाव में वोटरों का रुझान वोट देने के प्रति बढ़ा है। और सारे स्टेट्स में टर्नआउट 5 से 10% तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। का कीर्तिमान है 68.86% का, और लग रहा है कि वो कीर्तिमान टूट रहा है अब की दफा। इतना भारी वोट पड़ा है, और ये वाकई में दिल्ली के वोटरों के लिए बहुत सराहनीय बात है कि इतनी बड़ी तादाद में जाके उन्होंने वोट दिया है। आनंद कुमार जी, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में यह भावना थी कि हमने एक बार केजरीवाल को मौका दिया, उसने निराश भी किया, लेकिन लोगों को लगा कि शायद उन्हीं की गलती थी कि उन्होंने पूरा बहुमत केजरीवाल को नहीं दिया। इस वजह से लोगों में यह भावना रही कि एक बार केजरीवाल को मौका देखते हैं और फिर देखते हैं कि जो तमाम वादे किए वो पूरे कर पाता है या नहीं। देखिए, केजरीवाल और टीम की खूबसूरती ये थी कि वो बहुत लच्छेदार तरीके से नहीं बोलते थे, और वो दो टूक बात करते थे। और उसमें ये कहा कि भाई 28 दिन में तो भाई साहब वो जो उनका अंदाज है 49 दिन की ही सरकार हम दे पाए,
सर जी अगर ऐसी ही सरकार 5 साल चाहिए तो हमको इस बार पूरा बहुमत देना। अब ये जो दो टूक लेन देन वाली बात उन्होंने की वो लोगों तक पहुंची जरूर, क्योंकि ये सही बात है कि उन 49 दिनों में तमाम आलोचनाओं के बावजूद जो नीचे से दिखाई पड़ रहा था वो ये कि एक नए तरह का माहौल है और ये अप्रोचेबल है और ये कुछ सर ऐसी चीजें कैंपेन उठा के रहे हैं दौरान जो तो औरों ने कभी प्रोफेसर देखा साहब नहीं। हमने केजरीवाल का एक नया सुधरा हुआ चेहरा देखा, अराजकता से वो दूर रहे, सकारात्मक बात उन्होंने कही। अगर ये 35 का आंकड़ा पार हो जाता है, यही सुधरा हुआ चेहरा रहेगा या एक बार फिर से धरने वाली भूमिका में आ जाएंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं, दिल्ली के लिए बहुत बड़ा सवाल है सर ये। नहीं देखिए, इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं, सत्ता पाई काहू मद नहीं, आप हमें काबू में रखिएगा। हम सर हम कहा नहीं सर, ये ठीक है, हमारे सर मत मढ़िए, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर वोट आपको पड़ा है तो मीडिया क्या आपको काबू में रखेगी? आपको अपने नेता को काबू में रखना होगा। नहीं, नेता तो काबू में आई है, वो ज्यादा विपश्यना कर रहे हैं, बल्कि पूरी विधानमंडल दल को वो विपश्यना सिखाएंगे। सर विपासना तो वो पहले भी करते थे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। सिर्फ 3 दिन वो विपासना में जब रहते थे तब शांत रहते थे। नहीं, वो विजय जी की पार्टी की भी बड़ी जबरदस्त भूमिका रहेगी। वो हमको चैन से रहने नहीं देंगे अगर हम बिगड़े घोड़े की तरह बर्ताव करेंगे तो। मैं बड़ा डर रहा हूँ आलोक जी ये बात सुनकर कि ये मान रहे कि मीडिया की जिम्मेदारी है केजरीवाल को नियंत्रण में रखना। भाई मुझे तो डर लगता है ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मीडिया को नियंत्रण करने की कोशिश करे, क्योंकि नाराजगी उनकी भी रही होगी, कई लोग असहमत रहे हैं। लेकिन एक बात मैं राहुल कहूँगा, जो वोट पड़ा है मेरे ख्याल आनंद कुमार जी मानेंगे, अन्ना आंदोलन का मैंने मीडिया को तो क्रेडिट दे कि लोगों ने मतदाता जो ज़्यादा वोटिंग हुआ, आपने 72 के बाद जोड़ा, और 77 के बाद भी देखिए कई राज्यों में कांग्रेस फिर से रिवाइव हो गई थी यहाँ हारने के बाद भी। लेकिन राज्यों के चुनाव में बड़े पैमाने पर जीत के बाद कांग्रेस की स्थिति तो बिल्कुल ख़त्म जैसी हो गई। और ये जो बड़ा पोलिंग हो रहा है इसमें आंदोलन, तो अन्ना आंदोलन की भूमिका को भी बड़ा महत्वपूर्ण मानना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता आएगी। 2 चेहरे थे, किरण बेदी और केजरीवाल। लोगों ने लगता है कि केजरीवाल में भरोसा ज्यादा जताया, और दूसरा उससे लोगों में जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, महंगाई, उसका असर आज तक दिखाई दे रहा है। पर विजय गोयल जी ये बताएं कि केंद्र सरकार का केजरीवाल की अगर सरकार बनती है तो उससे कैसा रिश्ता रहेगा? क्योंकि लाजमी तौर पे, राजनीतिक तौर पे बीजेपी ये चाहेगी कि केजरीवाल फ्लॉप हो जाए, जिसका मतलब है कि आप दिखाना चाहेंगे कि वो कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए, जिसका मतलब है कि क्या केंद्र बार बार हर मुकाम पर राज्य सरकार से भिड़ता चलेगा? राहुल, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये बात। आपने अगर ध्यान दिया हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि मैं राज्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छा तालमेल बनाकर और विकास करना चाहूंगा। सरकार किसी की भी बने, केंद्र को भी, में भी जिस पार्टी की सरकार है उसको भी पब्लिक के अंदर ये मैसेज देना है कि हम किसी भी राज्य के विकास के लिए क्योंकि हमेशा मोदी जी तत्पर ने रहते हैं। मोदी जैसे जी ने कि- अपने बयानों में, अपने भाषणों में कहा कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में बीजेपी रहेगी तो तालमेल से चलेंगे। यानी कि इसका विपरीत तो यही हुआ कि अगर राज्य सरकार में किसी और पार्टी की सरकार है तो तालमेल नहीं होगा। यही तो मतलब है, यही तो बात उन्होंने अपने भाषण में भी कही थी। नहीं, एक बात समझिए, उन्होंने जो ये बात कहा वो बेहतर बात की है जी, क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिसके अंदर तालमेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और अभी आप जो प्रश्न आनंद प्रोफेसर साहब से कर रहे थे कि भाई उनका रुख क्या होगा, उनका एटीट्यूड पहले की तरह रहेगा या उसका एटीट्यूड बदलेगा, तो ज़्यादा जो भी राज्य सरकारों के अंदर। अरे महाबल जी आपके पास आ रहे हैं, 1 मिनट दीजिए बस, क्योंकि एक सवाल प्रोफेसर कुमार से है कि पहला धरना कब पड़ेगा? आनंद कुमार जी, पहला धरना किस मुद्दे पर होगा? क्या पूर्ण बहुमत के, अगर पूर्ण, एक सेकंड महाबल जी आपके पास आ रहा हूँ, तो सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए नहीं आया। महाबल जी मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूँ। आनंद कुमार जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आनंद कुमार जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फुल स्टेट, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग केजरीवाल करते हैं और प्रधानमंत्री इसको नकार देते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि केजरीवाल फिर से धरने पे बैठ जाएंगे? कितने दिन लगेंगे पहले धरने से पहले? नहीं, हमें तो उसके पहले ही इन जो 7 सांसद हैं श्री विजय गोयल के नेतृत्व में, हम इनको अपनी ढाल बनाएंगे, इनको अपना औजार बनाएंगे, इनसे संसद में सवाल उठवाएंगे, धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर वो आपके कहने पे थोड़ी अपने बॉस से सवाल पूछेंगे, आपके कहने पे आपको लगता है वो मोदी से सवाल पूछेंगे? महाबल मिश्र जी, क्या आपको लगता है अगर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो यही जो सुधरा हुआ चेहरा हमने कैंपेन में देखा वही चेहरा बरकरार रहेगा या धरने वाली मुद्रा में फट लौट आएंगे?
राहुल कमल जी, सबसे हमारी आपत्ति है आपसे, जो आप शुरू से हम तक कभी चांस नहीं दिए और मैं कहने पर, विरोध दर्ज करने पर आप चांस दिए हैं। मेरा एक कहना है, ये सरकार विरोध की सरकार है। अन्ना हजारे जो प्रदर्शन किया उनकी सरकार है, इनकी जन्म ही हुआ है प्रदर्शन से। तो ये प्रदर्शन की नीति, जब मुख्यमंत्री बने तो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस था उस दिन भी विरोध किए ये। तो ये स्वभाव है, इनमें स्वभाव सी है, स्वाभाविक बात है जो ये विरोध करेंगे। लेकिन ये जो एग्जिट पोल में आप दिखा रहे हैं और जो मोदी जी के नाम पर ये वोट मांगा गया है, ये कांग्रेस की तो स्थिति खराब थी और खराब है, मैं माना, लेकिन मोदी जी को जो है, मोदी जी के नाम पर जो वोट मांगा गया और ये रिजल्ट आप जो दिखा रहे हैं, तो ये हार सिर्फ मोदी जी का है, ये कांग्रेस तो हारी हुई है। सर, आप चांस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको चांस कम मिल रहा है। ये चांस किसको देना है किसको नहीं देना वो चैनल नहीं तय करते, वो देश के वोटर तय करते हैं। उन्होंने कांग्रेस की स्थिति ही कुछ ऐसी कर दी है कि चांस थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन इसका दोष हमारे सर में मत मढ़िए। ये दोष तो सर ये वोटरों का फैसला है, उस फैसले को हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन आपने एक अहम बात कही और मैं विजय गोयल से वो सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने एक अहम सवाल उठाया कि जब भी कांग्रेस की हार होती है, राहुल गांधी ने 2 ही 3 दफा कैंपेन किया हो, लेकिन बीजेपी हमेशा बढ़ चढ़ कर कहती है ये कांग्रेस की हार नहीं, राहुल गांधी की हार है, वही नेता था, वही कैंपेन का चेहरा था। अब तो कांग्रेस भी आपसे बार बार विजय गोयल जी ये सवाल पूछेगी कि यह हार तो बॉस मोदी की हार है, क्योंकि वो मोदी आपके चेहरे थे, और ये सवाल आपके पीछे पीछे भागेगा। मोदी तो पूरे भारत के चेहरे हैं, और जिस तरीके से जब पार्टी के सिरमौर वो हैं, वे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी पार्टी के हैं, उनका एक विजन है, उनका एक विकास है। मैंने तो शुरू में ही आपको कह दिया था कि मैं किसी अपोजिशन वाले को ये नहीं रोक रहा कि वो मोदी जी के बारे में कुछ भी कहें या ये कहें कि ये मोदी जी की हार है, ये उनके ऊपर है, जिस भी चुनाव को जिस तरीके से लें। किंतु आपने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, और अभी इसका सिर्फ सर्वेक्षण है, अभी पूरे परिणाम आए नहीं हैं। इसलिए मेरे लिए बहुत कठिन है ऐसे एनालिसिस करना मानो कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई हो। तो मैं समझता हूं जब पूरे परिणाम आ जाएंगे उसके बाद आप मेरे से चर्चा करेंगे तो मैं खुल के एनालिसिस कर सकता हूं, और मैं अपनी और दूसरी दोनों की कमजोरियां और पर आप कम से कम ये बात मानेंगे विजय गोयल जी कि जो बीजेपी के स्थानीय नेता थे उनके रूठने से बहुत नुकसान हुआ। मैं जानता हूं कि आप तो इस दफ़ा ज़्यादा रूठे हुए नहीं थे, लेकिन कुछ आपके साथी थे दिल्ली में जो कि कुछ परेशान थे इस बात से कि किरण बेदी को आखिरी मौके पे लाया गया, उनका चांस कट गया, और ऐसे में उन्होंने जी जान से काम नहीं किया। और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ये जो हश्र हुआ है दिल्ली में बीजेपी का, उसके लिए जो स्थानीय नाखुश नेतृत्व है वो जिम्मेदार है? राहुल, आप तो जानते हैं राजनीतिक पार्टियों में अक्सर ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियां अपना आकलन करती हैं। आकलन करने के बाद जब उनको लगता है कि किसी के आने से पार्टी प्लस होने वाली है, तो जाहिर तौर पर उसको पार्टी अपने संगठन के अंदर लेती है। तो ये कोई नई बात नहीं है और सभी पार्टियों के नहीं है। अभी अगर आप आम आदमी पार्टी को भी देखेंगे तो उन्होंने 15 से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो भाजपा के, कांग्रेस के, बासपा के, इनके उठाए हैं। तो इसीलिए अगर वो जीत जाते हैं तो अलग तरीके से विश्लेषण होगा, अगर वो हार जाते हैं तो अलग तरीके से विश्लेषण होगा। नहीं, पर यह एक अहम सवाल है आपका। भारत में कोई ऐसी आनंद कुमार जी, पहले बीजेपी को ये कहा जाता था कि आपके कोई मॉरल्स नहीं है, आपके कोई आदर्श नहीं है, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो बहुत साफ छवि वाली पार्टी है। अब जब दिल्ली में छापे पड़े तो दारू की बोतलें मिली आम आदमी पार्टी के नेता के गोदाउन से, साथ के साथ अपने सपा से लीडर्स लिए, अपने बसपा से लीडर लिए, जो आपको नेता लगा जो कि आपको जिता सकता है खासतौर से बाहरी दिल्ली में, वो सारे नेता आपने अपनी पार्टी में लिए, जिससे साफ हो गया कि जिन आदर्शों की आप पहले बात किया करते थे वो आदर्श आज कहीं पर दिखते नहीं। जैसी कांग्रेस है वैसी भाजपा है, वैसी ही आम आदमी पार्टी भी। नहीं, देखिए, हमने 4 कसौटियां रखी थी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, चरित्रहीन है और सांप्रदायिक है तो हमें कबूल नहीं है, चाहे वो हमारी पार्टी का संस्थापक ही क्यों न रहा हो। और अगर वो ऐसा नहीं है तो हमारी पार्टी तो अभी कल पैदा हुई है और पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं और उनका हमें स्वागत करने में परहेज नहीं है। जहां तक आउटर दिल्ली का आपने कहा, तो हम लोगों ने देवेंद्र साहब को, देवेंद्र सहरावत पहले भी लड़ाया था, अभी लड़ाया, गुलाब यादव को पहले भी लड़ाया था, अभी भी लड़ाया। ऐसा नहीं किया हमने। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि बालियान साहब के गोदाउन से दारू की बोतलें मिली?
वो कौन सी पार्टी में थे आपके वो पास तो आने अभी से उनके पहले? खिलाफ कोई नहीं। आपका सवाल बिल्कुल सही है और उसकी जांच अभी 8 तारीख से शुरू होगी और हमें उसके नतीजे का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे सीधा अगर सवाल हम पूछता हूँ, दोषी हैं, अगर ये तो हम साबित होता सजा- है हम- प्रोफेसर कुमार, अगर ये जी। साबित होता है कि बालियान साहब के गोदाउन में दारू थी, अगर वो जीत भी गए तो क्या आप कह रहे हैं कि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी और उन्हें एमएलए पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? सीधा जवाब दीजिए। देखिए, अगर किसी ने अपराध किया तो वो हमारी पार्टी नहीं, भारत के तहत किसी भी तरह से विधायक या सांसद नहीं रह सकता है। और इसका अभी बख्शी साहब की पुलिस को फैसला करना, अभी तो एफआईआर भी बेचारे के नाम हुआ है, हमने पहले ही उनको डिक्लेयर कर दिया कि अपराधी हैं।